नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश भर में जाति और जनजाति के आधार पर सियासत एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। मणिपुर से बिहार तक जाति जनजाति के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। इसका नतीजा अब हिंसा के रूप में भी देखने को मिल रहा है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई है। इस हिंसा की आग में मणिपुर सुलग रहा है। मामला बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग का है, जिसका आदिवासी समूह विरोध कर रहा है। आशंका है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो सत्ता से लेकर संसाधन पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। वहीं बिहार में भी जाति जनगणना के जरिए पिछड़ों की राजनीति को साधने का दांव चला गया। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई है। दरअसल नगा और कुकी आदिवासियों के आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद बुधवार को हिंसा भड़की, जिसने पूरे मणिपुर में तनाव फैला दिया। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह राज्य की आबादी में 53% हिस्सा रखने वाले गैर आदिवासी मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग पर 4 हफ्ते में केंद्र को सिफारिश भेजे। इसके बाद एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ चुरा चांदपुर जिले में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था। पुलिस के अनुसार मार्च के दौरान हथियारबंद भीड़ ने कथित तौर पर मैतेई समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भी हमले हुए, जिससे पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। दुकानों और घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की, हिंसा के पीछे क्या कारण है और कैसे मणिपुर जल उठा, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अपने लिए लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। यह मांग साल 2012 से जोर पकड़ रही है। इसे मुख्य तौर पर शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर उठाती रही है। असल में साल 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले तक मैतेई को जनजाति माना जाता था। भारत में मिलने के बाद यह दर्जा छिन गया। हाल ही में हाईकोर्ट में जब एसटी का दर्जा देने का मामला उठा तो दलील दी गई कि मैतेई समुदाय की पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इस पूरे मामले में विरोध की कई वजह हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि मैतेई समुदाय का आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों ही मामलों में प्रभुत्व है। राज्य विधानसभा की 60 में से 40 सीटें घाटी से आती हैं, जहां मैतेई समुदाय बहुतायत में है। ऐसे में जनजातियों को डर है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। जबकि शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर का कहना रहा है कि राज्य की आबादी में मैतेई समुदाय का हिस्सा घट रहा है। 1951 में जहां ये कुल आबादी का 59 थे, वहीं 2011 की जनगणना में ये घटकर 44% रह गए। हालांकि विरोध कर रही जनजातीय का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा मणिपुर पहले ही संरक्षित है, क्योंकि उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। वहीं मैतेई समुदाय, जिसमें अधिकतर हिंदू हैं, उन्हें एससी और ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल ही रहा है। ऐसे में उन्हें जनजाति यानी एसटी में शामिल करने का विरोध हो रहा है। यानी मामला जाति के आधार पर सियासी प्रभुत्व स्थापित करने का है। ऐसे ही हाल बिहार का भी है, जहां जाति जनगणना का सियासी फायदा उठाने की कोशिश जारी है। नारा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी सत्ता में उतनी ही भागीदारी। बिहार सरकार द्वारा 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करने का ऐलान किया गया था। अभी इसका दूसरा फेज चल रहा था। फर्स्ट फेज जनवरी में पूरा हो गया था।
फिर पिछले महीने 15 अप्रैल से दूसरे फेज की शुरुआत हुई, जो 15 मई तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार में ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर कुल आबादी 52% से ज्यादा है। हालांकि अभी तक बिहार में कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई, फिर भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बिहार में करीब 14% यादव जाति के लोग हैं। कुर्मी जाति की आबादी 4 से 5% है। कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 8 से 9% के बीच है। सवर्णों की बात करें तो राज्य में इनकी कुल आबादी लगभग 15 से 17% है। इनमें भूमिहार 4%, ब्राह्मण 6%, राजपूत 6% और कायस्थ की जनसंख्या 1% है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक संख्या में है। ऐसे में पूरा खेल इन्हीं वोटों के लिए किया जा रहा है। महागठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों को इसमें बहुत फायदा दिखता है, लेकिन महागठबंधन के जातीय खेल पर फिलहाल अदालत ने रोक लगा दी है। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। 3 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस दौरान कोई भी डेटा बाहर नहीं आएगा। बिहार की नीतीश सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। कुल मिलाकर मणिपुर हो या बिहार, जातीय प्रभुत्व की सियासत जोर मार रही है। अब देखना है कि इस सियासत पर कब और कैसे रोक लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थितियों में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। पूरा राज्य हिंसा की आग में समा रहा है। हिंसा की वजह से अब तक 9000 लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हुए हैं। जाति, जनजाति, हक, सियासत और कानून को लेकर करेंगे मुद्दा में चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ विजय खैरा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रत्नेश जी। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। प्रदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज्यादा है, जबकि भौगोलिक रूप से वो सिर्फ 10% भूमि में सीमित है। वहीं अन्य 33 जनजातियां जो कुल आबादी की करीब 35% हैं, उनका 90% भूमि पर नियंत्रण है। यह स्थिति जिस जनजातीय कानून के चलते है, हम उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। विशु जी, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, पहले वहां से जानना जरूरी है। 1962 में स्पेशल प्रोविजन हुआ चैप्टर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें 90 जो 3 और आर्टिकल 371 के अंदर 371 के अंदर प्रोविजंस दिए गए किस क्या रिजर्वेशन में क्या होना चाहिए। अब बात आई हिल स्टेट्स की लेकर। हिल स्टेट्स की लेकर इसमें 2-3 371 का सबसेक्शन 1 हुआ, बी हुआ, सी, डी, ऐसे ऐसे बनते गए। बेसिक प्रॉब्लम कहां से अराइज हुई है? 2-3 इसमें बेसिक प्रोविजंस हैं, कारण है, बेसिक रीजंस हैं, जिनके कारण से ये जो आज का जो मुद्दा है जिसमें एग्जिस्टेंस में आया, खास तौर पे क्या है कि जितनी भी हिल स्टेट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए 371C आर्टिकल ऑफ इंडिया में, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजन है कि हिल स्टेट के बारे में जो डिसीजन लिया जाएगा वो हिल एरिया कमेटी बनेगी। हिल एरिया कमेटी क्या है? एक्चुअली 2 तरह के रोल हैं। जो 371 के अंदर है वो तो गवर्नर के बारे में डिफाइन करते हैं कि गवर्नर के पास वहां पर क्या पावर्स रहेंगी। तो बेसिकली जो गवर्नर का रोल है वो कन्फाइन रहता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के तक। लेकिन जो बेसिक इसमें प्रॉब्लम है वो आती है 371C में। 371C क्या है? वो एक हिल एरिया कमेटी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, जो भी पर्सनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में होगी उस टाइम, उनके साथ कंसल्ट करके वो ये बताएगी कि कौन आदमी वहां पर
लैंड खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है। बेसिक डिस्प्यूट है वो लैंड का है, एक नौकरियों का तो है ही है। फिलहाल हम बात करें अगर इस पूरे मामले को लेकर तो अजय सिंह जी ये बताइए कि आप लोग बिहार में जातीय सर्वे कराने को इतना बेताब हैं, मणिपुर की स्थिति देख ही रहे हैं, यहां भी कमोबेश वही स्थितियां हैं। नए आंकड़े ओबीसी आरक्षण को प्रभावित करेंगे, ऐसे में एसटी और एससी के अवसर मारे जाएंगे। जी, ये बिहार में जो जातीय जनगणना का सवाल है, इसमें केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं। हम किसी न्यायालय के निर्णय पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जहां लोकतंत्र के सारे स्तंभ ही ध्वस्त हो चुके हों, वहां पे हम किसी के अधिकार को कैसे दिलवा सकते? ये जो जातीय जनगणना का सवाल था, ये जातीय जनगणना हम नहीं करा रहे थे, जातिवार गणना करा रहे थे, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र राज्य के पास नहीं है, वो केंद्र के पास है। हमारे साथ हमारे पैनल में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शर्मा जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राज्य के पास जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, हम जातिवार गणना करा रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत को पहचान सके, और जमीनी हकीकत को पहचाने बिना हम सुशासन में सबके पास अधिकार नहीं दिलवा सकते। जिसकी जितनी संख्या भारी, ठीक है, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, जो बातें आपने रखी हैं जरा मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि प्रदीप जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बिहार में जाति सर्वे पर रोक लगाई हाई कोर्ट ने, तो ये भी कहा है कि यह जनगणना की तरह है जिसे कराने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं है। क्या राज्य सरकार जातीय सर्वे करा सकती है? कानून क्या कुछ कहता है? रेशु जी, स्टेट को पावर नहीं है, बिकॉज जो ये सारा इशू है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट फाइनली डिसीजन लेना होता है। अब तकनीकी समस्या है, शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है सर। मैं इस पूरे मामले को लेकर मणिपुर की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मणिपुर किस तरीके से सुलग रहा है वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और बिहार का जो मुद्दा है वो भी आज हमने इस डिबेट में यहाँ पर उठाया है। रत्नेश जी, मैं सबसे पहले मणिपुर पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर पूरी तरीके से सुलग रहा है। देखिए विष्णु जी, ये वहाँ की सरकार की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता का परिणाम है। मणिपुर जो हमारा एक बहुत खूबसूरत राज्य हुआ करता है, उसको आज इन्होंने इस तरह से आग में उठा के जोड़ दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इश्यू है, सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है, और वहाँ की सरकार को ये समझना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे चुनाव में आने के पहले, और आपने चुनाव में जो उनको सपने दिखाए थे, उससे आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय समुदाय को जो अभी वकील साहब बता रहे थे शर्मा जी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 है, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर और क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर और सारे स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है, उसके तहत वहाँ के गवर्नर को इससे स्टेप लेना चाहिए और क्लियर भी बताना चाहिए कि सरकार क्या करना चाहती है। हम तो भाई विपक्ष के तौर पर बस इतना चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक राज्य जो है वो शांति से चलता रहे, किसी भी प्रकार की देश में हिंसा न भड़के, और हमारे देश के किसी भी नागरिक को जान न गंवानी पड़े। जी विजय जी, आजाद भारत की इतनी लंबी यात्रा के बाद अब राज्य जाति राजनीति जातीय वर्चस्व में उलझ रहे हैं। भौगोलिकता और जातीयता की यह नई व्याख्याएं मणिपुर तक सीमित नहीं है, बिहार झारखंड सब कतार में नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछले 60-70 साल का इतिहास देखिएगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो शुरू में वोटों के लिए लोगों ने धर्म को बांटने का प्रयास किया। 62 के तुरंत बाद से बातें शुरू की, और उसमें तुष्टीकरण की सीमाएं हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने पार की।
जी। और उसके आखिर तक यहाँ तक बात पहुंच गई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहने लगे कि प्राकृतिक स्रोतों पर माइनॉरिटी मुस्लिम का पहला हक है। यहाँ तक बात पहुंची है। अब दूसरी बात क्या, उसका काउंटर मुकाबला करने के लिए जो रीजनल पार्टियां पैदा हुई, उन्होंने वहाँ के रीजनल भौगोलिक स्थितियों को बदलने का प्रयास किया। इनहेबिटेंट के मामले में कह रहा हूँ मैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा अगर इनकी जाति जिनकी ज्यादा है उनको में अगर हम उठा सके, जो मंडल कमीशन ने बाद में रिजर्वेशन के बाद हुआ, रिजर्वेशन एक अलग हिस्सा था, क्योंकि रिजर्वेशन तो दे ही चुके थे जिनकी आवश्यकता है, फिर इसकी क्या जरूरत है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना दे दे जिसकी आबादी हो। ये नारे का क्या सवाल उठता है, एक राष्ट्र, एक देश, एक हम लोग, एक भारत। आपको जिनको सुविधाएं नहीं मिली उनको मिलना चाहिए, जो बेचारे पिछड़े रह गए उन्हें हमको राष्ट्र में मुख्य धारा में लाना चाहिए, और इसके लिए प्रयास संविधान ने भी किए, सरकारों ने भी किए और अभी भी किए जा रहे हैं। उनके 30% मार्क्स, 5% मार्क्स में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते हैं, जबकि सवर्णों के 80% में भी नहीं हो पाते हैं। तो हो रहा ना, उनको लाया जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन हिस्सेदारी का सवाल ये नहीं हो सकता। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, 1928 की बात एकदम से मुझे याद आ गई है। अम्बेडकर जी ने उस समय चाहा था कि दलितों के लिए एक अलग हिंदुस्तान का हिस्सा दे दीजिएगा, जिसके लिए महात्मा गांधी को उनके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, अपनी जान देने तक आ गए थे। तब अम्बेडकर जी ने बात दे लिया। अगर ऐसा होता और हिंदुस्तान में एक और ऐसा राष्ट्र बनता तो बेचारे क्या जाते, ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना उनपे साधन था, ना कुछ जानते थे। ऐसे लोगों को लेके अम्बेडकर जी क्या करना चाह रहे थे उस समय हम नहीं समझ सकते। खैर, बाद में सब ठीक हो गया और राष्ट्र एक साथ चलता रहा। अब इन्होंने जैसे बिहार में किया, जातिवाद की राजनीति पैदा उत्तर प्रदेश में की गई, बिहार में की गई। ठीक है, बिहार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर मणिपुर को भी तो देखिए ना कि मणिपुर में क्या कुछ हालात हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। प्रदीप जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। देखिए सर, मैतेई समुदाय को जनजाति घोषित करने से आरक्षण की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो राज्य की लगभग आबादी जो है वो जनजाति हो जाएगी। ये तो हाईकोर्ट में एग्जामिन हो चुका ना। प्रदीप जी से सवाल है मीटिंग के लिए, अगर क्योंकि सर सुन लीजिए, समझने दीजिए जी। हाँ, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, इट वुड एक्सीड 50% ऑफ द डेडलाइन। 53% के करीब अब ये पहुंच जाएगी अगर ये रिजर्वेशन मिल गया है। लेकिन क्योंकि अब इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि 371 में जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं हिल्स को, और उसमें हाई कोर्ट ने वो सारे तथ्य को मानकर, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जो ये कुकीज हैं इनको एसटी, ये ब्राह्मण्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, आई मीन बिंदुज भी हैं, इसमें से कुछ मुस्लिम्स भी हैं जी। तो ये ओबीसी भी हैं, इनमें से कुछ एससी भी हैं, सुप्रीम का शेड्यूल्ड कास्ट में भी आते हैं। इनका जो ये था कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दो इनको, तो वो कोर्ट ने इनको ग्रांट कर दिया है, और वो टोटल मिला के इसलिए वो 53% के करीब अब टोटल रिजर्वेशन आ गई है। अगर ये 371 का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीच में नहीं आता तो आप जानते बड़े अच्छे से कि जो 50% की जो डेडलाइन है, जो एक्सीड नहीं करनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए, वो एप्लीकेबल हो जाती। वहां पर ये प्रॉब्लम। रेशु जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये फिर बात अब यहां तक सीमित नहीं रहेगी, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज वैसे भी रहते हैं, क्योंकि आपने अभी बिहार का एग्जाम्पल दिया, हिल स्टेट्स में आप देख ही रहे मणिपुर में क्या हो रहा है। अब साथ साथ प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम को अगर अभी कर्व नहीं किया गया तो ये फिर कल को महाराष्ट्र में जाएगी जहां पे विदर्भा और मराठवाड़ा है, फिर ये गुजरात में जाएगी जहां पर सौराष्ट्र और कच्छ है। तो डिपेंड ये करता है, क्योंकि हिल्स की सिचुएशन, हिल्स की प्रॉब्लम कुछ और तरह की है, वहां पर लैंड को लेकर है बेसिकली, क्योंकि जब तक वो कमेटी जो हिल एरिया कमेटी है वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, और जब तक किसी को परमिशन नहीं दे सकती तो वो वहां पर अपना कोई लैंड खरीद नहीं सकते हैं।
बिल्कुल, बेसिक अनरेस्ट। पार्टियों को भी अब इस दौरान यहाँ पर सोचने की भी काफी जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मणिपुर में तो क्या हालात हो रखे हैं। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, वहां एकदम भयावह स्थिति जो है वो हो रखी है। रत्नेश जी, मैतेई समुदाय को जनजाति के रूप में मान्यता देना और अन्य समुदायों के हिंसक विरोध को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी शर्मा जी ने बताया कि मैतेई समुदाय को जो कहते हैं जनजातीय दर्जा देने की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। उस पर जो क्या कहते हैं SC/ST का जो सिचुएशन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है कि किस कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उस पर सरकार क्या स्टैंड लेती है सरकार ने। लेकिन इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अराइज, क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस अराइज हो रहा है, जो एक पूर्वोत्तर में जो इंसर्जेंसी कांग्रेस की सरकार के समय पे खत्म हो गई थी, वो मणिपुर में इंसर्जेंसी दोबारा से राइज हो रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस समय पावर में हो और आप ऐसी समस्याओं को दोबारा से पैदा करके चले जाए तो बाद में आने वाली सरकारों के लिए दिक्कत करें। और मणिपुर में कहीं ना कहीं इन्होंने फिर से इंसर्जेंसी वाली स्थिति में धकेल दिया है। लेकिन एक चीज ये भी है ना रत्नेश जी, एक चीज ये भी है ना, कहा जा रहा है कि 1949 से पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा था, वहीं दूसरी ओर कुकी जनजाति मैतेई को जनजाति बनाने का विरोध कर रही है। वही लोग म्यांमार के सजातीय घुसपैठियों को भी यहाँ बसा रहे हैं। देखिए, आप ये सजातीय घुसपैठियों को बचाने का क्या मसला है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल जो माटी का मामला है, मुझे लगता है कि सरकार को उनकी आवाज को सुनना चाहिए। और माटी समुदाय क्योंकि पहले था, हो सकता है कि कुछ चीजें कालांतर में नहीं हो पाई है, उनको आप सही कर दिया, इसीलिए तो गवर्नमेंट में है भाई। या पिछली सरकार में कोई काम नहीं हो पाया, और अगर वो बिंदु निकल के बाहर आ रहा है तो उसके आप काम करिए, उसको आप क्या कहते हैं सुधारिए, उसको आप मेंटेन करिए। क्या आप उसका राजनीतिक लाभ देंगे? और मैं आपको बता दूं, मणिपुर के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माती समुदाय को डेडिकेट करते हुए कई बार कहा था कि उनके कुछ इश्यूज है जिनको हम रिजॉल्व करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अब सत्ता में आने के बाद जब आप उनके साथ धोखाधड़ी करेंगे तो लोग, ये सरकार तो वैसे भी तानाशाही प्रवृत्ति की है जी। आप मणिपुर से लेकर दिल्ली तक देख लीजिए, ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इनसे पहलवान तंग है, इनसे किसान तंग है, इनसे नौजवान तंग है, इनसे जनजातियां तंग है। इनसे खुश कौन है? क्योंकि ये केवल और केवल एक व्यक्ति की बात सुनते हैं, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपने मन की बात तो करते हैं, जन की बात कभी करते नहीं। तो प्रधानमंत्री जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी जन की बात कर लीजिए और इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाइए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।